तो हमारा आज का टॉपिक है फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस एंड सब स्पेसेस के नाम से। इसमें कुछ आपकी वेक्टर स्पेस की ऑलरेडी रीड की हुई डेफिनेशंस को हम रिपीट करेंगे और साथ एक थ्योरम और लेमा है वो आज हम रीड करेंगे। तो जो हमारे पास पुरानी डेफिनेशंस हैं वेक्टर स्पेस की, जिसमें एक अहम डेफिनेशन होती है लीनियर कॉम्बिनेशन की। तो लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर स्पेस में, जैसे कि हम कहते हैं Yes. कि वेक्टर स्पेस है और x1 x2 xn हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं इन अ वेक्टर स्पेस वी। तो अगर हमारे पास n कोई स्केलर्स एग्जिस्ट करें सच दैट उनसे जो अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस अल्फा एन एक्स एन, तो ये जो स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर एंड वेक्टर एडेड इनटू वेक्टर, ये सारा जो हमारे पास यहाँ वेक्टर बन जाता है, इस वेक्टर को यानी अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस अल्फा एक्स एन को हम इस सेट ऑफ वेक्टर्स का एक्स वन से एक्स एन तक जो सेट ऑफ वेक्टर्स है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन थी, यानी वेक्टर स्पेस के सेट में कोई भी वेक्टर्स ले लें और उतने स्केलर लेके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो वो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है। इस तरह लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आपने वेक्टर स्पेस में पढ़ा होगा। The set of vectors x1 x2 to xn in a vector space V is said to be linearly independent if there exist scalars alpha I uh, such that alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha n xn is equal to 0, नॉट अल्फा आई जीरो। अगर हमारे पास ये इक्वेशन होल्ड करती हो किसी भी n स्केलर के लिए कि अल्फा अल्फा वन प्लस एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस अल्फा एक्स एन इज इक्वल टू जीरो, और इनमें से एटलीस्ट वन अल्फा आई नॉट इक्वल टू जीरो हो, या दूसरी सूरत में तमाम अल्फा जीरो ना हो, तो हम बोलते हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। और अगर हमारे पास ये इक्वेशन होल्ड करे, ये इम्प्लाई करे कि तमाम अल्फाइज जो हैं वो इक्वल टू ज़ीरो हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ये आपकी पढ़ी हुई डेफिनेशन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसी तरह डायमेंशन और बेसिस की आगे डेफिनेशन हैं। तो बेसिस क्या होते हैं? इफ द सेट ऑफ वेक्टर्स एक्स वन टू एक्स एन is linearly independent and it spans vector space V, then this set of vectors is said to be basis। यानी वेक्टर स्पेस में कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स उस वेक्टर स्पेस की बेसिस कहलाता है। नंबर वन, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। नंबर टू, वो स्पैन करता हो वी को। स्पैन का क्या मतलब है? हमारे पास उस सेट के तमाम ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस अगर लें तो वो टोटल सेट वी के इक्वल आ जाए, यानी रिवर्सली वी के हर वेक्टर को इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके। तो हम कहते हैं कि इसी सेट का स्पैन वी के इक्वल है, या ये सेट वी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहे हैं। तो बेसिस ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स होता है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है और वो स्पैन भी करता है, वी को स्पैन करता है। तो ये थी बेसिक डेफिनेशंस। और किसी भी हमारे पास वेक्टर स्पेस में बेसिस, जो भी सेट फैक्टर्स बेसिस बनाता है उनमें एलिमेंट्स की तादाद को, उसकी कार्डिनलिटी को डायमेंशन बोलते हैं। यानी कि अगर वेक्टर स्पेस वी में कोई सेट बेसिस परफॉर्म कर रहा है, वो लीनियर इंडिपेंडेंट है और वेक्टर स्पेस वी को स्पैन कर रहा है, तो उस सेक्टर में सेट में वेक्टर्स की तादाद को वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बोलते हैं। यहाँ पे बेसिस, अगर हमारे पास जो भी तादाद में बेसिस वाला सेट दे रहा हो तो हमें पता है कि डायमेंशन क्या होगी, और अगर डायमेंशन हमें पता हो तो हम उससे खुद से अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें कोई इतनी तादाद के वेक्टर्स होंगे जो कि बेसिस का रोल प्ले कर रहे होंगे, यानी लीनियर इंडिपेंडेंट भी होंगे और वो स्पैन भी करेगा सेट ऑफ वेक्टर्स वेक्टर स्पेस वी को। इसके आगे हमारे पास एक लेमा है। देखिए लेमा ये है कि किसी भी वेक्टर स्पेस में अगर x1 x2 टू xn कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हो एक नॉर्म स्पेस के अंदर, देन देयर इज अ नंबर c, यहाँ पे एक नंबर c ग्रेटर देन जीरो लाजमी एग्जिस्ट करता है, सच दैट फॉर एवरी चॉइस ऑफ स्केलर्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा n we have a this inequality type equation like
alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha 1 xn norm is greater or equal to c times into alpha 1 mod plus alpha 2 mod plus alpha n mod। तो मैं रिपीट करता हूँ इस लेमा को कि किसी भी वेक्टर V में अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है उसके लिए एक नंबर C एग्जिस्ट करेगा। तो जितने वेक्टर्स हैं इतने इतनी चॉइस ऑफ अगर हम स्केलर्स लें और उनको वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें और नॉर्म ले लें तो ये नंबर ग्रेटर इक्वल टू होता है C टाइम्स जो उस लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर यूज होने उनके मॉडुलस सम के। तो इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ यूज करेंगे। तो आपने ये जहन में रखना है लेमा कि किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर नॉर्म स्पेस के अंदर किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स के लिए एक नंबर सी लाजमी एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन जीरो, सच दैट फॉर एवरी चॉइस ऑफ स्केलर्स अगर हम उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके नॉर्म ले लें तो वो ग्रेटर इक्वल टू होगा सी टाइम्स उस लीनियर कॉम्बिनेशन में यूज होने वाले स्केलर्स के का मॉडुलस सम। तो ये आपने जहन में रखना है। थ्योरम हमारे पास देखिए आगे क्या है। एवरी फाइनाइट डिमेंशनल सबस्पेस y of a norm space x is complete। मैं रिपीट करता हूँ, एवरी फाइनाइट dimensional subspace y of a norm space x is complete। इन पर्टिकुलर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस इज कंप्लीट। यानी यह थ्योरम ये है कि किसी भी नॉर्म स्पेस के अंदर अगर उसकी कोई सब स्पेस है जो कि फाइनाइट डायमेंशनल है तो वो लाजमी कंप्लीट होगी। जैसे हमने कंप्लीट के प्रूफ करते हैं तो यहाँ पे एक थोड़ी ऑब्जर्वेशन हमने डेवलप की कि वाक्यों में तो इसकी इस थ्योरम के बाद ज़रूरत होगी, लेकिन जिस स्पेस के बारे में हमें ये पता होगा कि इसकी डायमेंशन जो है वो फाइनाइट है तो बाय थ्योरम हम कह सकेंगे कि लाजमी ये कंप्लीट होगी। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक्स एक हमारे पास नॉर्म स्पेस है, वाई उसकी सब स्पेस है और हम प्रूव करना चाहते हैं। और वाई के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि वाई एक वेक्टर स्पेस की सब स्पेस है और वाई फाइनाइट डायमेंशनल है। वाई हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल है। हम प्रूव करना चाहेंगे कि वाई जो है ये कंप्लीट है। लेट y बी अ फाइनाइट डिमेंशनल सबस्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस x। तो जो स्पेस फाइनाइट डिमेंशनल होती है वो उसकी फौरी तौर पे हमारे पास जहन में क्या आता है कि इसके जो बेसिस सेट ऑफ वेक्टर्स होगा वो भी फाइनाइट होगा। सो लेट डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू n। n क्यों रखा, क्योंकि हमें ऊपर गिवन है कि y जो वेक्टर सब स्पेस है ये फाइनाइट डिमेंशनल है। अगर n है तो इसका मतलब n वेक्टर्स होंगे इसके जो बेसिस का रोल प्ले कर रहे होंगे। हम सपोज करते हैं कि ये जो बेसिस वाला सेट है वो e1 e2 en है। लेट e1 e2 n be any basis of v। we prove that y is complete। तो complete का जो मेथड है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट के लिए हम क्या करते हैं, स्पेस में काशी सीक्वेंस लेते हैं आर्बिट्रेरी और प्रूव कराएंगे कि ये इसी स्पेस के एलिमेंट को कन्वर्ज करेगा। सो लेट वाई एन बी एनी आर्बिट्रेरी काशी सीक्वेंस इन वाई। देन हम काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। देन ईच वाई एम हैज़ अ, अच्छा इसमें पहले एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन ईच वाई एम हैज़ अ लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म। व्हाट इट मींस कि वाई एम हमने क्योंकि काशी सीक्वेंस लिया है वाई से, यानी वाई वन वाई टू वाई थ्री इन जनरल वाई एम ये हमारे पास किसके एलिमेंट्स हैं, वाई के। और वाई क्या है, बजाते खुद एक वेक्टर स्पेस है और उसकी बेसिस का सेट कौन सा है, हम सपोज कर रहे हैं कि ये ई1 ई2 ई एन है। तो y का हर एलिमेंट बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस e1 e2 en का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो इन जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस ym भी हमारे पास इस सेट ऑफ वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगी। सो हम ym की जनरल फॉर्म ये लिख सकते हैं, ym इज इक्वल टू अल्फा 1 m e1 प्लस अल्फा 2 m e2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा n m en। तो यहाँ पे m क्यों हम इस तरह से यूज करें, देखें ये y m की मुख्तलिफ टर्म्स हैं। अगर फर्स्ट टर्म y1 हो सीक्वेंस की वो भी y की टर्म है, उसको भी e1 e2 en के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकेगा। उसके लिए जो स्केलर एग्जिस्ट करेंगे उनको हम सपोज कर रहे हैं अल्फा 1 1 अल्फा 2 1 अल्फा n 1 और ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर इसकी दूसरी टर्म हो y2 तो वो भी सीक्वेंस की टर्म है, सो y की टर्म है और इसको भी y के जो बेसिस सेट है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकेगा। सो इसके लिए जो स्केलर एग्जिस्ट करेंगे वो y2 इज इक्वल टू होगा अल्फा 1 2 e1 प्लस अल्फा 2 2 e2 सो ऑन अल्फा n 2 en।
इस तरह से ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होने की वजह से इसकी फॉर्म है, इसको आपने जहन में रखना है। नो सीक्वेंस ym इज द काशी सीक्वेंस, क्योंकि ये काशी सीक्वेंस जो बाय डेफिनेशन ऑफ अ काशी सीक्वेंस for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer greater than such that d of ym minus yn norm is less than epsilon। काशी की डेफिनेशन क्या कहती है, डी ऑफ वाई एम वाई एन या नॉर्म स्पेस हर्मिटिक स्पेस होती है तो डी ऑफ वाई एम वाई एन किसके इक्वल होगा, वाई एम माइनस वाई आर। तो वाई एम माइनस वाई आर यानी एम टर्म और आर्थ टर्म का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एम एंड आर ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटर एन। यहाँ हमने इसको एक्सप्लेन किया है। वाई एम का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा वन एम ई वन एंड सो ऑन, और वाई आर टर्म का लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो इक्वल होगा वाई अल्फा वन आर ई वन अल्फा टू आर ई टू एंड सो अल्फा एन आर ई एन। इन दोनों टर्म्स की वैल्यूज को वाई एन और वाई आर को लीनियर कॉम्बिनेशन की जो इसकी फॉर्म्स बनती हैं उनको हमने यहाँ पुट कर दिया, और वहाँ से ई वन ई टू ई एन हमने कॉमन ले लिए, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई अल्फा वन एम माइनस अल्फा वन आर इंटू ई वन प्लस इसी तरह से अल्फा टू एम माइनस अल्फा टू आर ई टू एंड सो ऑन अल्फा एन एम प्लस अल्फा एन आर इंटू ई एन। दिस इज टोटल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये देखें इनके सबस्क्रिप्ट सेम आ रहे हैं, ये वन 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 नीचे वाले टू टू और इसमें इस तरह से टू और आखिर वाला हमारे पास एन की फॉर्म में आ रहा है। तो इसको अगर हम समेशन की फॉर्म में लिखें, अच्छा इसमें लिखा नहीं गया लेकिन अगर लिखना चाहें तो ये बनेगा अंदर नॉर्म के अंदर जो है सम बनेगा समेशन इसके जे पर अल्फा जे एम माइनस अल्फा जे आर इंटू ई जे फ्रॉम वन टू एन। तो ये फॉर्म आपने जहन में रखनी है। अब हम कह रहे हैं क्योंकि ई वन ई टू ई एन सेट ऑफ वेक्टर्स कैसा सेट ऑफ वेक्टर्स था, ये हमारे पास बेसिस परफॉर्म कर रहा था, और बेसिस में दो चीज़ें होती हैं, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और एक स्पैन करता है। तो स्पैन वाली फॉर्म को तो हमने ऊपर यूज़ कर लिया कि वो हर वेक्टर जो है इस सेट ऑफ वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। दूसरी इंफॉर्मेशन थी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इस इंडिपेंडेंस को यूज करते हुए हम लेमे का यूज करते हैं, जो लेमा हम ऊपर पढ़ के आए हैं। सिंस E1 E2 En आर linearly independent देन बाय लेमा वन। लेमा वन का आपने यहाँ सिर्फ लेमा वन नहीं लिखना बल्कि इसको पूरा स्टेट करना है, जो ऊपर हमने पढ़ा इस थ्योरम से पहले कि अगर कोई नॉर्म स्पेस के अंदर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो तो एक नंबर c ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है सच दैट किसी भी चॉइस ऑफ स्केलर्स के लिए n चॉइस ऑफ स्केलर्स के लिए अगर उन स्केलर्स को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके यानी लीनियर कॉम्बिनेशन बना के नॉर्म ले लिया जाए दैट ग्रेटर और इक्वल टू c टाइम्स मॉडुलस सम ऑफ द स्केलर्स। ये कि यही नीचे एक्सप्लेन किया गया कि yn माइनस yn, ये ऊपर वाली इक्वेशन पे अगर फोकस करें तो ये हमारे पास एक्चुअली ये था, यानी ये स्केलर्स और ये वेक्टर्स ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट के वेक्टर्स e1 e2 इनके लिए ये चॉइस ऑफ n स्केलर्स है, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया गया। तो ये वाला नॉर्म ग्रेटर इक्वल टू हुआ c टाइम्स इन्हीं स्केलर्स के मॉडुलस सम के। So ym minus ym norm is greater or equal to c time modulus sum of scalars using in this linear composition। और हम ऊपर काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन से जानते हैं कि ym माइनस ym नॉर्म लेस होता है एप्सिलॉन से कब, जब m और r ग्रेटर वेन एवर m एंड r आर ग्रेटर इक्वल टू n। तो ये इनइक्वालिटी यूँ जनरेट होगी कि दिस टर्म c इंटू समेशन ऑफ मॉडुलस अल्फा जे एम माइनस अल्फा जे आर मॉडुलस इसका सम ये टर्म लेस होगी एप्सिलॉन से वेन एवर एम एंड आर आर ग्रेटर इक्वल टू एन। देखिए इसको रिपीट किया गया, ये ऊपर लेस का साइन है, लेस और इक्वल टू नहीं, क्योंकि ये इससे लेस और इक्वल टू और ये इससे ये दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। सो दिस टर्म इज लेस देन दिस, सी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी सी इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया समेशन अल्फा जे एम माइनस अल्फा जे आर समेशन लेस है एप्सिलॉन ओवर सी से। तो यहाँ पे देखें ये समेशन है, इसकी रियल टर्म्स क्या है, जे की जगह वन आएगा यानी कि वन टू। तो समेशन की हर टर्म टोटल समेशन के टोटल समेशन से छोटी होती है। इस तरह ये उसकी फिक्स टर्म लिखी हुई है। ये देखें जितनी टर्म्स हैं हमारे पास n टर्म्स हैं j1 to n,
तो एक जो जेथ टर्म होगी वो लेस होगी एप्सिलॉन ओवर सी से, क्योंकि ये छोटा है इस सम से और ये छोटा है इससे, तो इसका मतलब ये छोटा हुआ इससे। तो वेन एवर n and r are greater or equal to n, and this is true for every j, यानी कि अल्फा 1m माइनस अल्फा 1m माइनस अल्फा 1r मॉड, ये भी लेस होगा इससे, इस तरह 2 भी, और सोन n J1 से n के लिए तमाम कंपोनेंट सम वाले जो हैं वो टोटल सम से छोटे हैं। अगर सम इससे छोटा है तो हर कंपोनेंट इस टर्म से छोटा हो जाएगा। ये देखिए ये टर्म क्या बता रही है, ये टर्म ये बता रही है फॉर एवरी फिक्स जे जे फ्रॉम 1 टू n अल्फा जे एम इज द काशी सीक्वेंस इन आर और सी। ये अल्फा जे जे जो हमारे पास फील्ड के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि नॉर्म स्पेस थी तो नॉर्म स्पेस एक वेक्टर स्पेस होती है जिसकी फील्ड आर या सी होती है, विद उस पर एक नॉर्म भी डिफाइन होता है। तो उसके जो हमारे पास स्केलर्स आ सकते हैं, या वो आर से आ रहे होंगे या सी से, तो ये आर या सी के अंदर एक काशी सीक्वेंस बन गया आर या सी के नंबर्स का। तो आर और सी क्योंकि कंप्लीट हैं तो ये सीक्वेंस जो है अल्फा जे एम जो है कंप्लीट होने की वजह से ये आर या सी के ही नंबर्स को कन्वर्ज करेगा। हम सपोज करते हैं कि इसमें से, क्योंकि ये काशी सीक्वेंस एक नहीं बन रहा, कितने सीक्वेंस बन रहे हैं एन, क्योंकि फॉर एवरी जे के लिए ये जे वन के लिए भी ट्रू है, जे टू के लिए भी ट्रू है, जे एन के लिए भी ट्रू है। इसका मतलब ये जो एन सीक्वेंस बन रहे हैं हमारे पास, ये एन रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कन्वर्ज करेंगे से। अल्फा 1m कन्वर्ज करता है 1 को, अल्फा 2m कन्वर्ज करता है 2 को, अल्फा n m कन्वर्ज करता है अल्फा n को। तो n हमारे पास कन्वर्जेंट टर्म्स आ गई n काशी सीक्वेंसेस की। ये काशी सीक्वेंसेस कहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से। क्या अगर अल्फा जे में काशी सीक्वेंस है तो हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक टर्म n एग्जिस्ट करता है, सच दैट फॉर ऑल m एंड r ग्रेटर इक्वल टू n दिस माइनस इज लेस देन दिस एप्सिलॉन। जी जितनी हमारे पास कन्वर्जेंट टर्म्स आई, यानी हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस की कन्वर्जेंट टर्म अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये फील्ड के नंबर्स हमारे पास है, क्योंकि फील्ड के अंदर ही हमारे पास सीक्वेंसेस बने थे। तो इन फील्ड के स्केलर से हम अगर वेक्टर स्पेस के बेसिस वाले सेट को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इन स्केलर एलिमेंट्स की मदद से बनाएंगे, तो ये y का ही कोई ना कोई एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि बेसिस वाले सेट का हर लीनियर कॉम्बिनेशन y का एलिमेंट होता है। क्यों क्यों बेसिस वाला सेट स्पैन करता है y को। सो ये लीनियर कॉम्बिनेशन y के इक्वल आ गया, y वेक्टर के इक्वल आ गया, और क्योंकि y e1 e2 en के लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से के उसकी फील्ड के n स्केलर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से बना है, इसलिए y एलिमेंट होगा y का। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि ym y को कन्वर्ज करता है। सो हमने वाई का नॉर्म ले लेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और हम देखेंगे कि क्या ये लेस देन एप्सिलॉन आता है, या हम m टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर मूव करें तो क्या वाई एम नॉर्म टेंड टू 0 होता है। तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। वाई एम की लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म हमारे पास है अल्फा 1m e1 प्लस अल्फा 2m e2 एंड सो ऑन, जो हमने स्टार्ट में बनाई थी। और y की लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म ये ऊपर लिखी हुई है। तो इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो इनमें से e1 e2 en को कंबाइन लेंगे और सम कर लेंगे, तो ये इसकी ये वाली फॉर्म बन जाएगी। नो यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो ये जो राइट साइड पे टर्म लिखी हुई है ये हमारे पास सम है एन टर्म्स का। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगेगी तो a प्लस बी नॉर्म लेस और इक्वल होता है a प्लस बी नॉर्म से, और इसको n तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ये तो n वेक्टर्स का नॉर्म लेस और इक्वल होगा फर्स्ट वेक्टर के नॉर्म के। फर्स्ट वेक्टर क्या आएगा, अल्फा 1m माइनस अल्फा 1 इंटू ई वन, इसी तरह से अल्फा 2m माइनस अल्फा 2 e2। तो सेकंड पहले तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये लेस और इक्वल टू का साइन हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया। सेकंड पहले ये आ जाएगा, और फिर हम स्केलर्स को नॉर्म स्पेस में हम जानते हैं कि अल्फा इंटू वी नॉर्म इज इक्वल टू अल्फा मॉड इंटू वी नॉर्म। तो हम स्केलर सेपरेट कर सकते हैं, नॉर्म से बाहर निकाल सकते हैं मॉडुलस फॉर्म में। व्हाट दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो जैसे ही हम जे को इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे, सॉरी एम को इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे, इधर भी लिमिट एम टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे इधर भी। तो इधर जब एम टेंस टू इन्फिनिटी मूव हुआ तो अल्फा जे एम किसको कन्वर्ज कर जाएगा, अल्फा जे को। ऊपर हमने प्रूव किया हुआ है कि अल्फा जे एम कन्वर्ज करते हैं अल्फा जे को।
ये जनरल फॉर्म इनकी लिखी हुई है। पर्टिकुलर फॉर्म में हम बोला था अल्फा वन एम कन्वर्ट करता है अल्फा वन को, अल्फा टू एम कन्वर्ट करता है अल्फा टू को, इन जनरल अल्फा जे एम कन्वर्ट करता है अल्फा जे को। जैसे ही एम को इन्फिनिटी को मूव करेंगे तो अल्फा जे एम कन्वर्ट कर जाएगा अल्फा जे को, मीन एम टेंड्स टू इन्फिनिटी, मॉडुलस स्टार्ट अल्फा जे एम माइनस अल्फा जे मॉड, इसकी वैल्यू का आ जाएगी जीरो। तो जे एम अल्फा जे को कन्वर्ट कर जाएगा, इसकी जीरो आ जाएगी, जे जीरो आ जाएगी तो ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगी, जिसका मतलब है जब m टेंड्स टू इन्फिनिटी मूव करता है तो अल्फा जे एम कन्वर्ज कर जाता है अल्फा जे को। ऐसा करने से ये टर्म मूव कर जाती है जीरो की तरफ। सो वाई एम माइनस वाई टेंड टू जीरो एज अल्फा जे एम टेंड्स टू अल्फा जे, एंड व्हेन अल्फा जे एम टेंड्स टू अल्फा जे, व्हेन m टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है वाई एम कन्वर्ज करता है m टेंड्स टू इन्फिनिटी एम्प्लाइज वाई एम टेंड minus ym norm tend to 0 mean ym tends to y. Hence we prove that कि जो हमने एक आर्बिट्रेरी Cauchy सीक्वेंस सपोज किया था स्पेस y से, वो y की एलिमेंट स्मॉल y को कन्वर्ज करता है। So y is complete and this proves that every finite dimensional subspace of a norm space is complete. Yes student, कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज। हेलो हेलो स्टूडेंट्स। जी जी सर। कोई चीज इसमें से पूछने वाली जी है तो सर। पूछ। इसमें से मैं आपको रिपीट करता हूँ, इसमें हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियर कॉम्बिनेशन और डायमेंशन यानी बेसिस की डेफिनेशन को रिवाइज किया, और ये बारहा इसमें यूज हो रही हैं। काशी की डेफिनेशन भी यूज होती है कंप्लीटनेस के तौर पे, और साथ साथ वेक्टर स्पेस के अंदर होने की वजह से ये सारी चीज़ें भी यूज हो रही हैं। और ये भी यूज होता है कि नॉर्म स्पेस में इन अ बिगर सेंस स्केलर हमारे पास जो E1 प्लस E2 कुछ वेक्टर्स के सम का नॉर्म लेस और इक्वल होता है फर्स्ट का नॉर्म, सेकंड का नॉर्म, सो ऑन एन का नॉर्म। और दूसरा हमारे पास जब भी स्केलर्स हों, स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर नॉर्म इज इक्वल टू स्केलर का मॉडुलस फॉर्म में बाहर आ जाता है और वेक्टर नॉर्म की फॉर्म में रह जाता है। जैसे ये अब ये एक स्टेप नहीं है, एक्चुअली दो स्टेप है। पहले स्टेप में हमारे पास अल्फा वन अल्फा वन एम माइनस अल्फा वन इंटू ई जे, ये नॉर्म सेपरेट हुए हैं, यानी दिस क्वांटिटी इज लेस और इक्वल टू दिस टोटल्स नॉर्म विद जे इज इक्वल टू वन, फिर प्लस दिस टोटल्स नॉर्म विद जे इज इक्वल टू टू एंड एन तक जाते हैं। सेकंड स्टेप में हम अल्फा जे अल्फा वन एम माइनस अल्फा वन इसका मॉड सेपरेट कर लेते हैं, ईजे का नॉर्म सेपरेट कर लेते हैं। कैसा हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा वी नॉर्म इज इक्वल टू अल्फा मॉड इनटू वी नॉर्म। देखिए कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, इसको रीड करें। ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस में कंप्लीटनेस को दोबारा से डिस्कस किया, और हमने एक ऑब्जर्वेशन जो है वो उसकी कोशिश की उसको बताने की कि अगर आपके पास सब स्पेस या स्पेस हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल हो तो उसको अब इस थ्योरम के बाद प्रॉपरली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका हवाला दे सकते हैं कि इस थ्योरम में हमने प्रूव किया है कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो अगर किसी स्पेस को बना प्रूव करना हो या सिंपल बना प्रूव करना हो, यानी कंप्लीट प्रूव करना हो नॉर्म स्पेस को, तो अगर आप उसको जज करें कि उसके अगर तो उसकी हमारे पास जो डायमेंशन है जो इन्फिनिट है, तो फिर तो आपको प्रॉपर प्रूफ लिखना पड़ेगा। और अगर डायमेंशन जो है वो फाइनाइट है और आपने कहीं पे छोटा रिजल्ट यूज करना है, यानी प्रॉपर उसका प्रूफ नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्टली लेमा का हवाला देकर बता सकते हैं। क्योंकि ये स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है, तो लेमा कहता है कि अगर किसी स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट हो तो वो कंप्लीट होती है। नॉर्म स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है तो वो कंप्लीट होती है। सो दिस इज टुडेज लेक्चर। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और जितनी मैंने असाइनमेंट्स दी हुई हैं उनको प्लीज़ कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। पर बुक कौन करवा रहे हैं सर? बुक में कुछ स्पेशल फॉलो नहीं करवा रहा, लेकिन मतलब क्रेजिक और अब्दुल मजीद साहब की टोपोलॉजी एंड फंक्शनल जो है ये दोनों ही हमारे पास चल रही हैं। मसलन ये क्रेजिक्स पे ये प्रूफ दिया हुआ था, तो क्रेजिक को भी फॉलो कर रहे हैं, एवं क्रेजिक की एडवांस फंक्शन एनालिसिस को, और टोपोलॉजी एंड फंक्शन एनालिसिस डॉक्टर अब्दुल मजीद की, इन दोनों को मिला कर रहे हैं।
और कोई प्रूफ ये भी हो सकता है इन दोनों पे ना ठीक हो है सर। और कहीं और से हमने उसको लिखा हुआ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।